लेकिन नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से फिर आपके सामने उपस्थित हूं मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को लेकर। मेरे दोस्तों, नौ वर्ष कैसा रहा? अच्छा ही रहा होगा। और जाहिर सी बात है कि सब कुछ वो तमाम कुरीतियों को आप लोगों ने हाथ नहीं लगाया होगा, क्योंकि आप अदम्य गुरुकुल मां प्रेमा फाउंडेशन के उपज हैं। तो स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य को रख लिए होंगे दिमाग में। आज 2 तारीख है, आप और 2 तारीख में आज आप लोगों ने दिमाग में रख लिया होगा कि आज कि हम लोग को जीवन में क्या करना है, 2021 में क्या करना है। तो 2021 में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात को अदम्य गुरुकुल मां प्रेमा फाउंडेशन ने रख लिया है। क्योंकि 2021 में और कुछ करे या ना करे, मां प्रेमा फाउंडेशन और अदम्य गुरुकुल इतना जरूर करेगी कि आपकी बेरोजगारी रूपी राक्षस का वध जरूर करेगी और आपको रोजगार बनाएगी। तो मैंने सिलेबस में पार्ट 4 तक किया था, उसके अगले खंड को मैं बता रहा हूं सिलेबस, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। अब तो जो चूंकि हम सिलेबस इसलिए बताते रहे कि जो क्या पढ़ना है छूटे नहीं, और उसमें उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे ऐसे चीज को भी डाल दिया है ताकि बहुत सारा चीज आपको काम कर जाए। तो आप देखिएगा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब हुआ कि जो लोग नरमपंथी विचारधारा वालों से संतुष्ट नहीं थे, या जिनको लग रहा था कि नरमपंथी विचारधारा वाले जो ब्रिटिश सरकार को दैवीय संयोग मान रहे हैं और लेकिन मान रहे हैं परंतु अपने उद्देश्य में सफल नहीं है, इसलिए वे जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन जो है, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता बने, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता बने। इसमें 2 खंड है, एक तो आपको 1905 के पहले है, पर दूसरा 1914 के पहले, प्रथम विश्व युद्ध के पहले, और तीसरा जो आपको प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। क्रांतिकारी आंदोलन की क्या भूमिका रही, प्रथम क्रांतिकारी विस्फोट कहाँ हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये बंगाल के भद्रलोक समाज से उठते हुए धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र, पूरे पूना, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार तक में और बंगाल में तो फैला ही, और इसने कैसे ब्रिटिश सरकार के मन में एक भय पैदा किया कि ये क्रांतिकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसमें तमाम राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, लाला लाजपत राय हो, आपको सूरज सेन हो, अशफाकुल्ला खान हो, या आपको खुदीराम बोस हो, प्रफुल्ल चाकी हो, आपको मास्टर दास की मैंने चर्चा करी थी, इन सब की हम लोग चर्चा, गणेश घोष हो, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ महिला क्रांतिकारियों की भी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण राजनीतिक हत्याओं की भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या अहम भूमिका रही। उसके बाद देखिएगा कि 1885 से 1905 के बीच में कांग्रेस की गतिविधि क्या थी। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के नाम से यह पूना में होने वाली थी, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने और साथ ही साथ प्लेग फैल जाने के कारण बस यह अधिवेशन आपको बंबई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल भवन में हुई, जहां हुम तथा 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय यूनियन की स्थापना की। इसी भारतीय राष्ट्रीय यूनियन को दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था। भाइयों, आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम भारत के आर्थिक चिंतक हैं। योजना के आकार पहली बार खींचा, धन और पलायन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द डेप्थ्स ऑफ इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी, और साथ ही साथ टुवार्ड्स इंडिया भी पुस्तकें लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वयोवृद्ध अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। आपके दिमाग में आज कन्फ्यूजन पैदा होती होगी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय अध्यक्ष अगर दादा भाई नौरोजी थे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, WC बनर्जी थे। तो 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो लोग थे वो 3 तरह के लोग थे। वो लोग थे आपको वो नवोदित मध्यम वर्ग, जो ICS बनते थे, बैरिस्टर बनते थे, हाई क्वालिटी का एजुकेशन ग्रहण करते थे। उन लोगों का ऐसा सोच था कि ये अंग्रेजों का भारत में आगमन एक दैवीय संयोग है, और इनके बिना किसी भी तरह से हम लोग को स्वशासन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन इसी बीच में 1899 में लॉर्ड कर्जन, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब और रूस के जार के नाम से जाना जाता है, उसका भारत में आगमन होता है। वह बहुत ही आपको कहिए कि सबसे ज़्यादा आपको रेलवे लाइन इसी के शासनकाल में बिछा। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना इसी के समय हुई। पर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इसी
ने पारित किया। आपको रेले कमीशन यानी पीजी की पढ़ाई की शुरुआत इसी के समय शुरू हुई। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट इसी ने पारित किया। क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस कलकत्ता में स्थापना इसी ने किया। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसकी यह थी कि इसने आते के साथ कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं भारत में शांतिपूर्वक इसके मरने में सहयोगी बनूं। और साथ ही साथ 19 जुलाई 1905 को इसने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। और घोषणा कर दी तो घोषणा करने के क्रम में इसने कहा कि बंगाल का विभाजन मैं इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत का प्रशासन एक ही प्रांतीय सरकार के द्वारा संभव नहीं है, अतः इसके प्रशासनिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक है कि इसको विभाजित कर दिया जाए। कर्जन के द्वारा लिखित प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पत्रिका से स्पष्ट होता है कि कर्जन ने भले ही प्रशासनिक कारण बताया हो बंगाल विभाजन के मूल में, लेकिन बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा कारण यह था कि बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले हुआ था। बंगाल में शिक्षा का विकास सबसे पहले हुआ था। आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेजुएट महिला हो या फर्स्ट ग्रेजुएट पुरुष, वो बंगाल के ही थे। प्रथम ICS ऑफिसर भी बंगाल के ही थे और प्रथम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी बंगाल में हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बंगाल के माध्यम से ही संपूर्ण भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाया जा रहा था। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल प्रांत था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल प्रांत था और दोनों प्रांतों के बीच में जबरदस्त एकता थी। और ऐसी परिस्थिति में कर्जन ये जानता था कि जब तक दोनों प्रांतों के बीच में जबरदस्त एकता रहती है तो भारत में मजबूत ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना संभव नहीं है। और चूंकि 1857 ईस्वी का विद्रोह भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण था जिसमें हिंदू और मुसलमान पूरे जी जान से मिलजुल कर लड़े थे। परिणाम स्वरूप भारत में जबरदस्त मिलजुल कर लड़े थे, जिसके कारण बस ब्रिटिश सरकार को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इसी कारण बस कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, जिसका मूल उद्देश्य था डिवाइड एंड रूल। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन चला। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। परिणाम स्वरूप इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन पाल जैसे 3 लोग आए जिनको बाल पाल लाल के नाम से जाना जाता है। और अरविंदो घोष भी आए इसी समय। आपको पता होगा कि बिपिन पाल को आपको बंगाल में बाल गंगाधर तिलक के सेनापति के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नरमपंथियों पर आरोप लगाया कि आज बंगाल का विभाजन उन्हीं के कार्यों का प्रतिफल है। परिणाम स्वरूप एक असंतोष 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1905 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। 1905 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता चुना गया तथा इसी अधिवेशन में गोखले ने स्वदेशी आंदोलन की भी बात उठाई। ठीक है भाई, लेकिन अचानक 1906 में अब हुआ कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारूप क्या होगा, तो उसके लिए 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ। चक्रण पद्धति याद रखिएगा, जहां अधिवेशन होता था अध्यक्ष उस क्षेत्र का नहीं होता था। जैसे अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा है तो अध्यक्ष आपको बॉम्बे का होगा, क्षेत्र अलग होते थे। तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जब कलकत्ता में हुआ तो दादा भाई नेहरूजी ने 4 प्रस्ताव पारित किया: स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। और हम ये भी बता दें कि 4 प्रस्ताव के साथ साथ यह सबसे महत्वपूर्ण बात रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से स्वराज की मांग उठाने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नेहरूजी थे, जो 1906 में उठाया। तत्पश्चात अब हुआ कि बहिष्कार और अध्यक्ष के पद की बात हुई तो बहिष्कार किन क्षेत्रों में होगा, तो जो पुराने नरमपंथी थे उनका कहना था कि चूंकि बंगाल विभाजन बंगाल की समस्या है इसलिए बहिष्कार का प्रश्न केवल बंगाल तक सीमित रहना चाहिए। जबकि जो नए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष, बिपिन पाल, इनका कहना था कि नहीं, बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रवाद पर तमाचा है, इसलिए बहिष्कार पूरे भारत में होना चाहिए। अब एक मुद्दा तो ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, तो जिसमें नरमपंथी थे वे अध्यक्ष के पद पर वे आपको गोपाल कृष्ण गोखले या रास बिहारी घोष को चाहते थे। घोष को चाहते थे, जबकि आपको जो दूसरा पक्ष था वो चाह रहा था कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन, जो कि 23वां अधिवेशन आपको सूरत में हुआ, गुजरात के ताप्ती नदी के तट पर, यह नागपुर में होने वाला था, लेकिन नागपुर में प्लेग फैल जाने के कारण बस
यह अधिवेशन सूरत में हुआ और इसी अधिवेशन में बहिष्कार तथा आपको अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। और जैसे ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्ष पद के लिए नाम उठाया आपको रास बिहारी घोष का, तो तू महमे की स्थिति हुई और जूता चप्पल फेंका जाने लगा और जूता सीधे जाके आपको गिरा आपके मुंह पर, फिरोज शाह मेहता के मुंह पर गिरा, जो कि फिरोज शाह मेहता के मुंह पर गिरा, जिसके कारण बस फिरोज शाह मेहता के मुंह पर गिरा और वहीं पर मारधाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन सूरत में था वो असफल घोषित कर दिया गया। यही कारण है मेरे बच्चों कि किताब में आप लोग पढ़ते हो कि 23वां अधिवेशन सूरत, वो गलत है। वास्तव में जब सूरत में अधिवेशन असफल हो गया तो 23वां अधिवेशन आपको मद्रास में 1908 में हुआ, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। 1908 में ही अपराध निरोधक अधिनियम पारित हुआ, 1908 में ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक को केसरी में लिखे गए लेख के कारण न्यायाधीश निरसन ने 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल भेजा, जबकि लाला लाजपत राय को एंडरसन ने 6 वर्ष की सजा देकर अंडमान निकोबार भेजा, जबकि आपको नियोन ने 6 वर्ष की सजा देकर बिपिन चंद्र पाल को आपको अंडमान निकोबार भेजा। अरविंदो घोष ने राजनीति संन्यास ले लिया, पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी में उन्होंने ओरविलो आश्रम की स्थापना की और उसी आश्रम में आश्रम की स्थापना की और क्रांतिकारी संत के नाम से जाने गए। और ये 1908 की बात है। 1908 में ही भारतीय राष्ट्रीय 1908 में ही मुस्लिम लीग का प्रथम विधिवत अधिवेशन, इसकी स्थापना आपको ढाका में 1906 में हो गई थी। विधिवत अधिवेशन आपको ढाका में हुई थी नवाब समीउल्ला और आगा खान के द्वारा, लेकिन 1908 में मुस्लिम लीग का प्रथम विधिवत अधिवेशन आपको अमृतसर में हुआ। सैयद इमाम इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। 1908 में आगा खान इसका अस्थायी अध्यक्ष बना। 1908 में एक तरफ तो जो कांग्रेस की विभाजन के पश्चात नरमपंथियों को प्रसन्न करना था, दूसरी ओर मुस्लिम तुष्टिकरण के नीति के तहत मुसलमानों को संतुष्ट करना था। परिणाम स्वरूप 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आया। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के तहत मुसलमानों को एक तरफ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई जिससे नरमपंथी प्रसन्न हो, और दूसरी ओर मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आया जिसके तहत मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में अधिकार दिया गया। और मिंटो ने इसी समय में कहा था कि मैं नाग का ऐसा दांत बो रहा हूं जिसके बीज अत्यंत ही भयावह होंगे और जो अंत भारत विभाजन का कारण बनेगा। और हुआ भी ऐसा ही मेरे दोस्तों। 1910 में आप देखिएगा 1910 में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रेस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाने का काम किया। यही कारण था कि 1910 के प्रेस अधिनियम के अंतर्गत उसको प्रतिबंधित करते हुए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के जितने भी प्रावधान थे वे सारे के सारे प्रावधान 1910 के प्रेस एक्ट में लागू कर दिए गए। यही कारण है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 जो लिटन के द्वारा पारित किया गया था, 1910 के प्रेस एक्ट, इन दोनों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठा कि 1905 से लेकर 1910 तक कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, जिस घटना का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा है। तो परिणाम यह हुआ कि आपको अरुंडेल की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई जिसको यह कहा गया कि आप 1905 से लेकर 1910 तक भारत में घटने वाली तमाम घटनाओं के बारे में पता कीजिए। अरुंडेल ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पहले राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु केवल बंगाल था, लेकिन अब राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु पूरे भारत हो गया है। इसलिए इस विषम परिस्थिति में अगर हम लोग राजधानी को कलकत्ता रखते हो तो निश्चित रूप से एक घातक परिस्थिति होगी, अतः राजधानी बदलना चाहिए। परिणाम स्वरूप 1911 में जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी का भारत आगमन हुआ और हार्डिंग सेकंड उस समय भारत का वायसराय था। जब वो और इसी समय दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ। 1911 में घोषणा हुआ कि भारत की राजधानी कलकत्ता का स्थान पर दिल्ली कर दी जाएगी और 1911 में भी घोषणा हुआ कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता का स्थान पर दिल्ली कर दिया गया और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। और साथ ही साथ 1912 में ही लॉर्ड हार्डिंग जो कि चांदनी चौक में हाथी पर सवार होकर जा रहा था तो रास बिहारी बोस तथा उसके नौकर हेमंत बिस्वास और महंत बिस्वास ने बम फेंका जिसमें हार्डिंग बाल बार बचा। 1913 में लाला हरदयाल, करतार सिंह, बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाखना ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। यह प्रथम पूर्ण सेकुलर क्रांतिकारी संगठन के नाम से जाना जाता है। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका भी निकाली जिसका प्रथम अंक उर्दू में था, दूसरा गुरुमुखी में, तीसरा आपको मराठी में, हिंदी में एक अंक इसका पख्तूनी भाषा में निकला। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के पश्चात संपूर्ण विश्व 2 खेमे में बंट गया। 1914 में 6 वर्ष की सजा काटकर बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से छूटकर भारत आए।
विपिन चंद्र पाल अंडमान निकोबार जेल से छोड़कर भारत आए, वापस आए, और लाला लाजपत राय अंडमान निकोबार जेल से छोड़कर वापस आए। और ऐसी परिस्थिति में विपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो आप लोग याद रखिएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा भी कि स्वदेशी आंदोलन परिणाम स्वरूप अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल 2 लोगों ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। 1915 की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी कि 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे 2 महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता का निधन हो गया। 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि नरम दल गरम दल को एक हो जाना चाहिए, जो सूरजपुर में हुआ था 1907 में, लेकिन यह नहीं हो सका। और 1915 में ही 9 जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी बंबई बंदरगाह पर उतरे। बंबई बंदरगाह पर उतरने के पश्चात इधर उधर घूमना शुरू किए। 1915 में उतरने के पश्चात मोहनदास करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के पश्चात वो कैसे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। लखनऊ अधिवेशन में क्यों पंडित राजकुमार शुक्ला से उनकी मुलाकात हुई, पंडित राजकुमार शुक्ला ने क्यों उन्हें आमंत्रित किया, आपको चंपारण आने के लिए क्या था, तिनकठिया पद थी, क्या थी, ददनी पर था, और कैसे मोहनदास करमचंद गांधी बदल गए महात्मा गांधी के रूप में, और कैसे महात्मा गांधी के रूप में एक ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ को एक नया प्रारूप प्रदान किया, और कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए सिद्धांत सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग और सविनय उभर कर सामने आया। इन तमाम तथ्यों की हम चर्चा करेंगे। जाते जाते सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग के घर में चिराग जलाना चाहते हैं, आप स्वामी विवेकानंद के उस आदर्श वाक्य को चरितार्थ करना चाहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिससे ज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं, तो आप मां प्रेमा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम लोग गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग के पास, मैं और ज्योति जी जो मां प्रेमा फाउंडेशन की CEO हैं, वो गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग के पास कलम से क्रांति लाने में सफल हो। तब तक लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रहमान, अदम्य आदि गुरुकुल मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भूलिएगा मत, मां प्रेमा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि यह गरीब की आवाज है, गरीब तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, एंड आई लव यू। जय हिंद।